हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे सॉइल का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। आज हम लोग देखेंगे सॉइल प्रॉब्लम सॉइल के बारे में। प्रॉब्लम सॉइल क्या होता है, सॉइल एसिडिटी, सॉइल सोडिसिटी, ये सारी चीज़ प्रॉब्लम सॉइल के अंडर में आता है। तो आज हम लोग फर्स्ट देखते हैं सॉइल एसिडिटी क्या होता है। सॉइल एसिडिटी के बारे में देखते हैं। सॉइल एसिडिटी मतलब सॉइल का जो प्रोटोन डोनेटिंग कैपेसिटी, प्रोटोन मतलब H+ आयन डोनेटिंग कैपेसिटी जो है उसको सॉइल एसिडिटी बोलते हैं। सॉइल एसिडिटी जनरली कहाँ पे डेवलप होता है, ह्यूमिड रीजन में डेवलप होता है, क्योंकि ह्यूमिड रीजन जो है वहाँ पे रेनफॉल बहुत हाई रहता है। और वो रेनफॉल क्या करता है, जब इन्फिल्ट्रेशन होता है या पर्कुलेशन होता है सॉइल में जो मूव करता है वो वाटर, वो क्या करता है, लीच आउट कर देता है डिफरेंट सॉल्ट, जो बेसिक कैटायन है वो लीच आउट कर देता है। मतलब वो उस सॉल्ट को, जो भी बेसिक कैटायंस है उसको क्या करता है, सॉल्युबलाइज करके रूट जोन से अंदर ले चलता है। तो उसके वजह से लीच आउट होने की वजह से वेसेस, तो वहाँ पे सॉइल एसिडिटी डेवलप होता है। सोर्सेस क्या क्या है सॉइल एसिडिटी डेवलपमेंट का, एक तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ह्यूमस, उसके बाद एल्यूमिनोसिलिकेट क्ले मिनरल हो गया, हाइड्रोस ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम हो गया, एप्लीकेशन ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर हो गया, देन लीचिंग लॉस हो गया, देन एसिड फॉर्मिंग पैरेंट मटेरियल एक हो गया, एसिड फॉर्मिंग पैरेंट मटेरियल। तो ये सारे चीज़ सोर्सेस ऑफ सॉइल एसिडिटी डेवलपमेंट होता है। तो एसिड सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ, एसिड सॉइल होने से प्लांट ग्रोथ के ऊपर क्या असर पड़ता है, एसिड सॉइल होने से देर इज डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। जो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस है इसका अवेलेबिलिटी घट जाता है, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम ये लीच आउट हो जाता है। और फॉस्फोरस जो है ये जनरली पीएच, इसका अवेलेबिलिटी पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। और फॉस्फोरस का जो एसिड सॉइल में क्या होता है, एल्यूमिनियम आयरन के साथ ये मिक्स होकर एल्यूमिनियम एंड आयरन फॉस्फेट हो जाता है, वो जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है और प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है। देन सॉइल एसिडिक कंडीशन में टॉक्सिसिटी किस किस कारण का दिखा जाता है, आयरन, एल्यूमिनियम एंड मैंगनीज ये ज़्यादा अवेलेबल होता है और ये टॉक्सिक हो जाता है। देन बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीट्स का ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है एसिडिक सॉइल में। ओके, ये किस चीज़ में काम में आता है, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स। ये जनरली बैक्टीरिया जो है डिकम्पोजिशन करता है, या फिर कोई मिनरल जो है इनसॉल्युबल है उसको सॉल्युबलाइज करता है। ये सारे चीज़ बैक्टीरिया जो है काम करते हैं। तो जब एसिडिक सॉइल डेवलप होता है तो इनका भी पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाता है। ओके, और कुछ फंगल ग्रोथ जो है एसिडिक सॉइल में हाई होता है, जो कि डिजीज कॉज करते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एसिडिटी मैनेज कैसे करेंगे, जनरली जो अमेंडमेंट यूज़ होता है सॉइल एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए, वो लाइम यूज होता है। लाइम क्या होता है, कार्बोनेट ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कार्बोनेट ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, ये है, इसको बोलते हैं लाइम। लाइम क्या करता है, एक पर्टिकुलर एसिड सॉइल को एक पर्टिकुलर उसका जो पीएच है उसको इंक्रीज करके एक सुइटेबल पीएच तक ले लेता है रूट जोन डेप्थ में, जो कि प्लांट के लिए ऑप्टिमम होता है। राइट, उस वो लाइम का काम है। लाइम डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे मैं बताया, कार्बोनेट ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये डिफरेंट टाइप का लाइम होता है। तो कैसा इसका जो एक्शन कैसा करता है, लाइम जब लाइम ऐड करते हैं हम लोग एसिड सॉइल में, तो क्या होता है, एसिड सॉइल में जनरली हाइड्रोजन आयन जो है ये डोमिनेटेड रहता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सपोज हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको क्या करेगा, कैल्शियम यहाँ पे फिर एक्सचेंज कम्प्लेक्स में कैल्शियम आ जाएगा, हाइड्रोजन इसमें ऐड होके वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो माइसेली में जो है कैल्शियम ऐड हो जाएगा। कैल्शियम ऐड होने से फिर इसका जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट में भी वही रिएक्शन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में भी वही सेम रिएक्शन रहेगा। तो लाइमिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव लाइमिंग मटेरियल जो है चीप एंड इफेक्टिव इन हाइड्रोजन रिडक्शन होना चाहिए। एंड कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर नॉट आइडियल। जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये क्या करता है, एसिडिक है, ये नॉट आइडियल। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे चीज़ नॉट आइडियल। देन कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको बोलते हैं ऑन स्लैक लाइन और बर्न लाइम और क्विक लाइम। ये कैसे डेवलप किया जाता है, रोस्टिंग ऑफ कैल्साइट लाइमस्टोन इन फर्नेस, इसको डेवलपमेंट होता है। इसका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट जो है 179% है। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्या है, ये मॉलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ लाइमिंग मटेरियल। मतलब कि कितना इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट से कितना जो लाइमिंग मटेरियल चाहिए वो कितना चाहिए। अगर 100 kg कैल्शियम कार्बोनेट कुछ लाइमिंग जो लाइमिंग मटेरियल है, वो जितना इसका जो पीएच रिड्यूस मतलब इंक्रीज कर पाता है, उतना दूसरा लाइमिंग मटेरियल कितना कर पाएगा, उतना जो 100 kg में 100 kg जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना रिड्यूस कर पाता है, उतना रिड्यूस करने के लिए और दूसरा जो लाइमिंग मटेरियल है वो कितना चाहिए होता है। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। एक इक्विवेलेंट है ये कैल्शियम कार्बोनेट रेस्पेक्टिव में। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैसे कुछ लाइमिंग मटेरियल का इक्विवेलेंट है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का है 179। ओके,
कैल्शियम ऑक्साइड का 179 है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 136, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का 109, मैग्नीशियम कार्बोनेट का 119, कैल्शियम कार्बोनेट का 100, कैल्शियम सिलिकेट का है 86। तो ये है कुछ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझ में आता है, अगर 100 kg कैल्शियम ऑक्साइड जितना जो रिड्यूस कर सकता है, मतलब जो एसिडिटी है उसको कितना रिड्यूस कर सकता है, उतना रिड्यूस करने के लिए 179 kg कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जितना रिड्यूस कर सकता है एसिडिटी को, उसको रिड्यूस करने के लिए, उतना रिड्यूस करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा 136%। देन डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जितना रिड्यूस करता है एसिडिटी को, उतना रिड्यूस करने के लिए 109 kg कैल्शियम कार्बोनेट जो है चाहिए होगा। तो ये है कुछ लाइमिंग मटेरियल एंड देयर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ऑनस्लैक्ट लाइम और हाइड्रेटेड लाइम और बिल्डर्स लाइम। और इसका जो कैसे ये प्रोड्यूस होता है, हाइड्रेटिंग कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट है 136%। देन डोलोमाइट जो है कैल्शियम कार्बोनेट एंड डोलोमाइट, ये माइंड बाय ओपन पिट मेथड, इसको माइनिंग किया जाता है। एंड कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100% एंड डोलोमाइट का 109% है। देन बेसिक स्लैग CaSiO3, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पिग आयरन मैन्युफैक्चरिंग से। इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट है वो 60 to 70% रहता है। देन लाइमिंग रिक्वायरमेंट जो है, कितना लाइमिंग चाहिए होता है, ये डिपेंड्स ऑन pH एंड बफरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सॉइल। बफरिंग कैपेसिटी मतलब क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज ऑफ सॉइल pH, दैट इज बफरिंग कैपेसिटी। ओके, रेजिस्टेंस कितना है, हम अगर कुछ भी अमेंडमेंट ऐड कर रहे हैं सॉइल में, तो वो सॉइल कितना रेजिस्ट कर पाता है वो चीज़ को, एसिडिटी और अल्कलिनिटी जो रिड्यूस एंड इंक्रीज करने में, राइट, पर यूनिट रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है। तो परसेंटेज बफरिंग कैपेसिटी अगर हाई रहता है, हाई कहाँ पे रहता है, क्ले सॉइल में, या फिर ऑर्गेनिक मैटर अगर जो बेसिक कैटायन जो अगर हाई रहता है, या फिर क्ले हाई रहता है और ऑर्गेनिक मैटर हाई रहता है, तो वहाँ पे जो है लाइमिंग मटेरियल हमको कम चाहिए होता है, राइट। कॉमनली यूज्ड मेथड इन इंडिया, जो कि लाइमिंग रिक्वायरमेंट के लिए जो कॉमनली यूज्ड मेथड इंडिया में यूज होता है, वो है सिंगल बफर मेथड बाय शूमेकर, मैकलिन एंड प्रैट इन 1961। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट जो है एसिड न्यूट्रलाइजिंग एबिलिटी ऑफ लाइमिंग मटेरियल एक्सप्रेस्ड एज वेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइमिंग मटेरियल। देन ये हो गया एसिड सॉइल के बारे में। देन सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, व्हाट इज सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल कहाँ पे डेवलप होता है, जनरली एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम है और यहाँ पे कैपिलरी रिएक्शन ज़्यादा होता है, तो ग्राउंड वाटर से जो सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर वो ऊपर आ जाता है और इवापोरेशन होकर वाटर चला जाता है ऊपर, और सॉल्ट डिपोजिट हो जाता है सरफेस लेयर में। तो ये जनरली एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में दिखाया जाता है, क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पे ज़्यादा है और एक्सचेंजेबल सोडियम जो है वो भी कहीं कहीं पे ज़्यादा रहता है। सॉल्ट क्या क्या डिपोजिट होता है सलाइन सॉइल में, जो कि क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सोर्स क्या क्या है, वेदरिंग हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, इरिगेशन हो गया, फर्टिलाइजर, ये सारे कुछ सोर्स है सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल डेवलप करने के लिए। सैलिनिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, कितना एक्सटेंट ऑफ सैलिनिटी वहाँ पे है एक सॉइल में, उसको कहते हैं, कैसे मेजर करेंगे, एक्सप्रेस्ड इन EC। EC इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसका यूनिट क्या है, डेसीसीमेन पर मीटर और मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर। 1 डेसीसीमेन पर मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर, इसको याद रख लेना। देन सोडियम स्टेटस ऑफ सॉइल कैसे मेजर करते हैं, एक तो ESP हो गया, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, और एक है SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट। ESP क्या है, सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम इन सॉइल, that is in centimole per kg divided by CEC, cation exchange capacity, that is in centimole per kg into 100, that is exchangeable sodium percentage। SAR क्या होता है, sodium concentration divided by square root of calcium magnesium concentration divided by 2, and all these sodium, calcium and magnesium are in centimole per kg, that is sodium status of soil। देन जो है सलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल एंड सलाइन अल्कलाइन सॉइल, सलाइन सोडिक सॉइल जो है, इसका क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, किसके ऊपर ये जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे क्लासिफाई किया गया है। जो सलाइन सॉइल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहता है, उसका pH जो है 8.5 से कम रहता है, EC जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो ग्रेटर देन 4 रहता है, ESP जो है ये लेस देन 15 रहता है, और इसको बोला जाता है, सलाइन सॉइल को जनरली बोला जाता है व्हाइट अल्काली। देन रशियन टर्म में इसको बोला जाता है सोलेन चॉक, एंड यहाँ पे सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट आयन जो है ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। देन सोडिक सॉइल का जो pH है वो ग्रेटर देन 8.5 है,
EC भी ग्रेटर देन 8.5 है, देन ESP भी ग्रेटर देन 15 है। देन जो सलाइन सोडिक सॉइल जो है इसका जो pH है ग्रेटर देन 8.5 है, EC जो है लेस देन 4 है, ESP ग्रेटर देन 15 है, और इसको बोला जाता है ब्लैक अल्कली, एंड इसको रशियन टर्म में बोला जाता है सोलेनेट्स, एंड इसका जो डोमिनेटेड कैटायन और आनायन है सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट है। ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको याद रख लेना, एग्जाम में जरूर आता है। देन सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप जो है वो क्या क्या है, बार्ली, शुगर बीट, रेपसीड एंड कॉटन, ये सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। एंड सोडिक सॉइल टॉलरेंट जो क्रॉप है वो है राइस, शुगर बीट, पाराग्रास, शुगर केन, कॉटन, मिलेट, ये याद रख लेना। सोडिक सॉइल और सलाइन सॉइल जो है उसको मैनेज कैसे किया जाता है, सलाइन सॉइल को मैनेज करने के लिए हम लीचिंग करते हैं। लीचिंग मतलब वाटर को हम ड्रेन आउट करेंगे रूट जोन से, ताकि जो वाटर में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो डिजॉल्व होकर वाटर में, वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट जो है, ये इसका फॉर्मूला क्या है, EC ऑफ अप्लाइड वाटर डिवाइड बाई EC ऑफ ड्रेनेज वाटर और डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर अपन डेप्थ ऑफ अप्लाइड वाटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लीचिंग रिक्वायरमेंट। सोडिक सॉइल जो है उसको कैसे अमेलियोरेट करेंगे, सलाइन सोडिक सॉइल जो है उसको लीचिंग कर लिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो उसको वो लीचेबल सॉल्ट है। सोडिक सॉइल में लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रहता है वो लीचेबल नहीं है, वो वाटर के साथ मिलता नहीं है, वो सॉल्युबल नहीं है, तो उसको हम लीचिंग करके उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम जो है उसको पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमको लीचिंग करना पड़ेगा। रिप्लेस कैसे, ये जो मैकेनिज्म है देख लो, सोडियम आयन जैसे यहाँ पे माइसेली में रहा तो हम कैल्शियम सल्फेट अप्लाई कर दिए तो कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा, और सोडियम सल्फेट जो है वो वाटर सॉल्युबल है, उसके बाद हम लीचिंग करके इसको ले सकते हैं ग्राउंड वाटर में। तो इसके लिए जिप्सम अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट अमेंडमेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जिप्सम का जो क्वांटिटी उसी हिसाब से जिप्सम रिक्वायरमेंट एक डिसाइड किया जाता है, जो कि सोडिक सॉइल अमेलियोरेट करने के लिए। जैसे जिप्सम का हो गया 1 जिप्सम इक्विवेलेंट, देन कैल्शियम क्लोराइड का हो गया 0.85, सल्फर का हो गया 0.19, सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया 0.57, आयरन सल्फेट का हो गया 1.62, अमोनियम सल्फेट का हो गया 1.29। सो इसको याद कर लेना। ओके, देन सॉइल अमेंडमेंट क्या होता है, सॉइल अमेंडमेंट क्या है, सब्सटेंसेस दैट इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग इन सॉइल वन और मोर बेनिफिशियल इफेक्ट। ओके, सॉइल अमेंडमेंट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जब प्लांट ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है प्रोड्यूसिंग सॉइल में, एक सॉइल में कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट करके वो जब प्लांट ग्रोथ को एनहांस करता है उसको बोलते हैं सॉइल अमेंडमेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल अमेंडमेंट, व्हाट आर देम, लाइक टू करेक्ट सॉइल एसिडिटी, दैट इज लाइम, suppose correcting alkalinity, those are gypsum, iron sulfide etc. and soil conditioner, एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, अमेलियोरेट करने के लिए लाइम यूज होता है, देन करेक्टिंग अल्कलिनिटी उसको अमेलियोरेट करने के लिए जिप्सम, आयरन पायरेट एक्सेट्रा यूज होता है, देन सॉइल कंडीशनर्स आर ऑल्सो आर सॉइल अमेंडमेंट्स, तो दे इम्प्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल कंडीशनर जो है दे इम्प्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो कीज जो क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या फिर जो भी आया है पिछले जो एग्ज़ाम में, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे, राइट। तो आपका काम ये है कि आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ना है, और आपको मेरा जो लेक्चर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन जो एग्रोनॉमी सीरीज़ का लेक्चर है, और अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन भी जानना है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसका जो लेक्चर है पहले से स्टार्ट करके एकदम सीरीज वाइज, मतलब लेक्चर वाइज आपको कंटिन्यू करना है, तो आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आएगा। और मैं जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको उसको नोट डाउन करना है अपना लैंग्वेज में, जो जैसे भी आपको समझ में आता है आप उसको नोट डाउन करो, पढ़ाई करो अच्छे से और उसको रिवाइज करो, तो आपका अच्छा होगा, जो भी एग्ज़ाम है आप कंप्लीट कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।